हेलो बच्चों, ये है क्लास 11th की मैथमेटिक्स का एक इंटीग्रेटेड कोर्स जिसमें हम क्लास 11th की मैथमेटिक्स बोर्ड से एडवांस लेवल तक देखेंगे। आपको हमारे हर एक लेक्चर के बाद एक इंटरेस्टिंग क्विज मिलेगा जो आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो उसे जरूर अटेम्प्ट करें ताकि आपके सारे डाउट्स आसानी से क्लियर हो सकें। और अगर कोई भी बच्चा हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो वो हमारे वेबसाइट के एडमिशन फॉर्म वाले सेक्शन में जा करके एडमिशन फॉर्म फिल करें। आपको बहुत जल्द ही क्लास के लिए कांटेक्ट किया जाएगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन, सेट क्या होता है, कलेक्शन क्या होता है। तो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स का सेट थ्योरी का पहला लेक्चर। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन से कि सेट क्या होता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इसकी होती है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट। लेकिन यहाँ पे जो सबसे मेन पॉइंट आता है वो है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है। यहाँ पे डेफिनेशन में एक टर्म आता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन किसे कहते हैं, क्योंकि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम सेट कहते हैं। तो यहाँ पे अगर बच्चों हम बात करें कि वेल डिफाइंड कलेक्शन की, तो वो चीज़ें जो समय के साथ नहीं बदलती, टर्म्स के साथ यानी कंडीशन के साथ पर्सन टू पर्सन नहीं चेंज होती, टाइम टू टाइम नहीं चेंज होती, उसी को हम क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड। या इसे दूसरे तरीके से कहें कि मान लो अगर हम एक ऐसा कलेक्शन बनाएं जिसके एलिमेंट्स किसी भी कंडीशन में किसी भी दूसरे इंसान के लिए पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, हम कह सकें कि वही पार्टिकुलर एलिमेंट हमेशा उस कलेक्शन में रहेंगे, तो उस कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं और ऐसे कलेक्शन को नाम दिया जाता है सेट का। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करते हैं, मान लेते हैं पहला एग्जांपल लेते हैं कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो क्या ये पहले 5 प्राइम नंबर किसी भी इंसान के लिए चेंज होंगे? अगर हम फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स की बात करें तो उसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे? 2, 3, 5, 7 और 11। इनके अलावा पहले 5 प्राइम नंबर किसी भी कंडीशन में कुछ और नहीं हो सकते। तो ये हमारा क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। और इस वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही नाम क्या दिया जाता है, सेट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, ये जो एक कलेक्शन है, ये एक सेट है। ऐसे ही अगर हम किसी और एक दूसरे एग्जांपल को देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स। अब यहाँ पे अगर हम बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स की बात करें तो हो सकता है किसी को धोनी पसंद हो सकता है किसी को रोहित शर्मा पसंद हो सकता हो किसी को विराट कोहली पसंद हो। तो हम बेस्ट क्रिकेट प्लेयर किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं, किस बेसिस पे डिफाइन करेंगे? हो सकता है कोई बैटिंग में अच्छा हो सकता है कोई बॉलिंग में अच्छा हो सकता है कोई फील्डिंग में अच्छा हो, कोई कीपिंग अच्छा करता हो। तो यहाँ पे बेस्ट क्रिकेट प्लेयर डिफाइन करना अपने आप में ही एक बड़ी चीज़ है। तो इसलिए इस कलेक्शन को हम एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन, चॉइस टू चॉइस चेंज होगा। तो इसलिए ये इस कलेक्शन को हम सेट नहीं कह सकते। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हम अगले एग्जांपल्स की अगर बात करें तो कलेक्शन ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ 12। यहाँ पे डिविजर का मतलब है कि वो छोटा नंबर 12 से वो छोटा नंबर जो 12 को डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे अगर हम 12 के डिविजर्स की बात करें तो हर एक नंबर का पहला डिविजर एज यूजुअली क्या होता है, 1। तो यहाँ पे 12 के डिविजर कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये नंबर्स 12 को आसानी से डिवाइड कर देंगे, इसलिए हम कहते हैं ये 12 के डिविजर्स हैं। तो ये किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होंगे। हर कंडीशन में हर किसी पर्सन के लिए 12 का डिवीजर 1, 2, 3, 4, 6 और 12 ही रहेगा। तो इस कलेक्शन को भी हम एक वेल डिफाइंड कलेक्शन कह सकते हैं, इसलिए यह भी हमारा क्या है, एक सेट है। नेक्स्ट अगर हम अगले एग्जांपल्स की बात करें बच्चों, तो कलेक्शन ऑफ ऑल डेंजरस एनिमल्स। तो यहाँ पे अगर हम डेंजरस एनिमल्स की बात करें तो हो सकता है कुछ कुछ को टाइगर डेंजरस लगेगा, कुछ को लायन डेंजरस लगेगा, कुछ को क्रोकोडाइल डेंजरस लगेगा। तो हम किसे डेंजरस कहेंगे, किन एनिमल्स को डेंजरस करेंगे और किस बेसिस पर डेंजरस कहेंगे? क्योंकि कई जगहों पे शेर भी फ्रेंडली होते हैं, लायन भी फ्रेंडली होते हैं, बट कई जगहों पे लड़कियां जो होती हैं जनरली छिपकली को भी देख के डर जाती हैं। तो यहाँ पे हम किसे कहेंगे कि कौन सा डेंजरस एनिमल है? किसी के अकॉर्डिंग तो छिपकली भी डेंजरस है, किसी के अकॉर्डिंग लायन भी डेंजरस नहीं है। तो ये कलेक्शन हमारे लिए एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होता, तो इस कलेक्शन को हम सेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया। तो अब बच्चों यहाँ पे अगर हम रिवर्स की बात करें
तो इंडिया में कुछ पार्टिकुलर रिवर्स ही हैं, जैसे गंगा, यमुना, सतलज, गोदावरी, नर्मदा, यही सब रिवर्स हैं, ब्रह्मपुत्र। तो ये क्या रिवर किसी के लिए चेंज होंगी? इंडिया में के अंदर जो रिवर्स है वो तो हर किसी के लिए सेम होंगे ना, वो तो चेंज नहीं होंगी। तो इसलिए ये जो कलेक्शन है हमारा, कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, तो हम कह सकते हैं ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन होने के नाते ये क्या है, एक सेट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और देखते हैं एग्जांपल्स। जैसे यहाँ पे हम अगर और एग्जांपल की बात करें, कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया। तो ब्यूटी हर्ट से होती है, ना कि फेस से। तो इसलिए हम यहाँ पे किस बेसिस पे ब्यूटी को डिफाइन कर सकते हैं? ब्यूटी की डिफिनेशन हर किसी के लिए अलग होती है। कोई कहेगा चेहरा गोरा इसलिए खूबसूरत है। तो हर एक किसी के लिए अलग अलग, लोग ब्यूटीफुल होने की अलग अलग डिफिनेशन बना लेते हैं। तो इसलिए ये कलेक्शन भी हमारे लिए एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन होने ना होने की वजह से ये भी हमारा सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, तो हमारा अगला एग्जाम्पल है कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे भी ये भी जो चीज़ है डिफिकल्ट टॉपिक, अब डिफिकल्ट किसे कहेंगे, किस टॉपिक को डिफिकल्ट कहेंगे? किसी को टेक्नोमेट्री अच्छी नहीं लगेगी, किसी को अलजेब्रा नहीं अच्छा लगेगा, किसी को स्टैटिस्टिक्स अच्छा नहीं लगेगा, किसी को प्रोबेबिलिटी नहीं अच्छा लगेगा। तो ये डिफिकल्ट टॉपिक चूज करना एक अलग बात है, हर किसी के लिए डिफिकल्ट अलग टॉपिक होता है। किसी को पूरी मैथमेटिक्स ही डिफिकल्ट टॉपिक लगेगी, अगर बायोलॉजी का बच्चा है वो कहेगा पूरी मैथ ही डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे ये जो कलेक्शन है डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से इसे भी हम सेट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। एक लास्ट एग्जांपल की बात करते हैं बच्चों, ऑल द वर्ड्स फॉर्म बाय लेटर्स एम एन एस। अब यहाँ पे एम एन एस, अगर आप इसे आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसके हिसाब से आप पता कर पाएंगे कि अगर आपको कुछ लेटर्स दिए हैं उससे कितने वर्ड्स बन सकते हैं। तो इससे टोटल 6 वर्ड्स बन सकते हैं, एम एन एस, एम एस एन, एस एम एन, एस एन एम, एस एम एन, एन एम एस। तो ये कुछ पार्टिकुलर वर्ड्स, टोटल 6 वर्ड्स ही बनेंगे, इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये 6 वर्ड्स, इसके अलावा कोई और दूसरा वर्ड नहीं फॉर्म कर सकता, ना ही इससे कम वर्ड फॉर्म होंगे। यानी ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो इसको भी हम क्या, सेट की कैटेगरी में रखेंगे। तो बच्चों ये भी हमारा क्या है, एक सेट है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेट है उसे हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी एक सेट है, उस कलेक्शन को हम क्या, कैपिटल लेटर से, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इन लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे जब एलिमेंट्स की बात करते हैं, यानी एलिमेंट्स का मतलब, या यहाँ पे एलिमेंट भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो एलिमेंट या ऑब्जेक्ट का मतलब है कि किसी भी कलेक्शन के अंदर जो चीजें प्रेजेंट होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट या ऑब्जेक्ट। जैसे हमने बात की कि ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, तो रिवर्स में गंगा, यमुना, ये सब क्या है, उस कलेक्शन के एलिमेंट्स हैं, यानी उसके अंदर ये प्रेजेंट है उस कलेक्शन के अंदर, तो वो उस कलेक्शन के एलिमेंट्स हैं। तो जो भी चीजें कलेक्शन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जैसे अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें तो 2, 3, 5, 7, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स। तो ये उस प्राइम नंबर वाले कलेक्शन के क्या है, एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये एलिमेंट और ऑब्जेक्ट्स होते हैं किसी भी सेट के, उसे हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, कि अगर मान लो एक स्मॉल ए एलिमेंट है और एक कैपिटल ए सेट है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे सिंपल लैंग्वेज में? तो अगर एक एलिमेंट स्मॉल ए कैपिटल ए सेट में प्रेजेंट है, तो उसको हम लिखते हैं ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यहां पे ये जो सिंबल है ई की तरह, जो आपको सिंबल दिख रहा है यहाँ पे, ये जो, अगर हम इस सिंबल की बात करें, ये जो ई वाला सिंबल है, तो इसे हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। और इस बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि हमारा जो लेफ्ट वाला एलिमेंट होता है, ये जो हमारा लेफ्ट वाला एलिमेंट होता है, ये राइट वाले सेट के अंदर प्रेजेंट है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये हमारा लेफ्ट वाला एलिमेंट जो स्मॉल ए है, ये कैपिटल ए सेट में प्रेजेंट है, ये हमारा बिलोंग्स टू साइन बताता है। और अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में प्रेजेंट नहीं होता तो उसे हम कैसे लिखेंगे? उसे हम लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं एक एलिमेंट है स्मॉल बी, वो सेट कैपिटल ए के अंदर नहीं प्रेजेंट है, तो हम उसे लिखेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ पे ये जो साइन है ई लिख के कैंसिल किया गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है कि हमारा जो ये लेफ्ट वाला स्मॉल बी एलिमेंट है, वो सेट कैपिटल ए, क्योंकि कैपिटल तो
जो राइट में लिखा होता है वो सेट होता है और जो लेफ्ट में लिखा होता है वो एलिमेंट होता है। तो जो लेफ्ट में लिखा है देखें आप, उसे स्मॉल में लिखा गया है, और जो राइट में है वो क्या है, कैपिटल में लिखा गया है, क्योंकि वो सेट का नाम है। और स्मॉल जो लेटर में लिखा है वो एलिमेंट्स हैं उसके। तो यहाँ पे जो स्मॉल बी है, इसका मतलब है कि जो स्मॉल बी एलिमेंट है वो कैपिटल ए सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। यही ये साइन बताता है हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सेट दिया गया है, कैपिटल ए सेट दिया गया है 2 4 6 8। तो यहाँ पे 2 4 6 8 ये एलिमेंट्स ए के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि ये सेट के अंदर है कि मतलब कि ये एलिमेंट सेट के अंदर प्रेजेंट है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 6 बिलोंग्स टू ए, 8 बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे ये जो सिंबल है इसी को हम क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। इसका मतलब है कि जो ये एलिमेंट 6 है वो कैपिटल ए सेट के अंदर प्रेजेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर कोई एलिमेंट जैसे इसके अंदर 3 5 7 ये सब नहीं प्रेजेंट है, तो उन्हें कैसे लिखेंगे, उन्हें हम इस तरह से लिखेंगे 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब है कि जो 3 है वो सेट ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ऐसे ही 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी इसका मतलब है कि ये एलिमेंट सेट ए के अंदर नहीं प्रेजेंट है। ये जो साइन है हमारा, इसको हम डज नॉट बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। इस साइन को डज नॉट बिलोंग्स टू, और ये ऊपर वाला जो साइन है इसको हम बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। बिलोंग्स टू मतलब प्रेजेंट है, डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब है कि नहीं प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुछ स्पेशल नोटेशंस देखते हैं कि अब जैसे अगर बहुत सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स आप लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं, तो उन पूरे कलेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो पहला है नोटेशन वो स्मॉल एन है, और स्मॉल एन का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी सारे नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन है उसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारा 2 है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो हमारा नेचुरल नंबर है, तो हम कैसे लिखेंगे, 2 बिलोंग्स टू कैपिटल एन। यानी 2 हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है, यानी नेचुरल नंबर वाले सेट के अंदर प्रेजेंट है। और नेचुरल नंबर के सेट को, टोटल नेचुरल नंबर के सेट को हम किससे लिखेंगे, कैपिटल एन से। ऐसे ही जो हमारा अगला नोटेशन है वो है कैपिटल डब्ल्यू, जिसका मतलब होता है सारे के सारे होल नंबर, यानी ऑल होल नंबर्स। तो जैसे अगर हम होल नंबर की बात करें तो वो 0 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर जो है वो 1 से शुरू होता है। तो नेचुरल नंबर सब 1 2 3 4 5 6 ये सभी हमारे क्या हैं, नेचुरल नंबर। और होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 ये हमारे क्या हैं, होल नंबर्स। यहाँ पे 0 एक अकेला ऐसा होल नंबर होता है जो नेचुरल नहीं होता, बाकी सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। ये आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बहुत जल्दी हम क्लास 10th का भी वीडियो बनाएंगे या 9th का भी वीडियो बनाएंगे। तो आप वो वीडियो, फर्स्ट वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, या आप हमारी वेबसाइट पर भी आके देख सकते हैं। नेक्स्ट नोटेशन की अगर हम बात करें तो वो है जेड, इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, ये प्लस और माइनस वाले दोनों नंबर्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि +1 -1 0 +2 -2 ये सारे जो नंबर्स होते हैं बच्चों, इन्हें हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं, जैसे मान लो डेसिमल वाले, जिस 0.5 हो गया, निगेटिव नंबर -1 हो गए, फ्रैक्शन 1/2 हो गया, ये सभी नेचुरल नंबर नहीं होते। ऐसे ही और यहाँ पे 0 भी नेचुरल नंबर नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि 0 भी नेचुरल नंबर नहीं है। और होल नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे निगेटिव वाले नंबर, फ्रैक्शन वाले नंबर और डेसिमल वाले नंबर, ये सभी नंबर्स होल नंबर की कैटेगरी में नहीं आते। ऐसे इंटीजर्स में प्लस और माइनस वाले दोनों होते हैं, बट फ्रैक्शन, डेसिमल ये नहीं होते। जैसे और रूट, जैसे √5 लिख दिया हमने तो ये इंटीजर नहीं है, 1/2 लिख दिया हमने, ये इंटीजर नहीं है, हमने 5/3 लिख दिया, ये भी इंटीजर नहीं है। तो अभी आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि ये इंटीजर्स क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला नोटेशन है वो है जेड प्लस। जेड के ऊपर एक सबस्क्रिप्ट लगा होता है, ऊपर प्लस लगा होता है, इसका मतलब होता है केवल पॉजिटिव इंटीजर्स हम लिखते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आएंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाले नंबर्स, जैसे 1 2 3, या एक तरीके से कह सकते हैं ये अपने आप में क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो जेड प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स।
ऐसे ही अगला होगा जेड माइनस, जिसका मतलब होता है ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। अब ऑल नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो उसमें -1, -2, -3 ये सारे नंबर्स आ जाएंगे, तो ये सभी नेगेटिव नंबर्स हैं। अगले नोटेशन की अगर हम बात करें तो अगला नोटेशन है हमारा क्यू। क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर। बच्चों, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू की तरीके से लिखे जा सकते हो। रेशनल नंबर को समझना ये अपने आप में ही एक चैलेंजिंग चीज़ होता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अलग अलग तरह के रेशनल नंबर होते हैं, जैसे डेसिमल वाले नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्लास 9th या क्लास 10th का वीडियो उठा के देखें। क्लास 9th को आप देखेंगे तो आपको आसानी से सारी नंबर समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे पी अपॉन क्यू की तरीके से जो लिख सकते हैं, जैसे हम 0.5 लिख दें, माइनस का 3 लिख दें, माइनस का 8.5 लिख दें, 13 लिख दें, क्योंकि 13 को 13/1 लिखा जा सकता है। ऐसे ही 1.3333 लिख दें। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो इसलिए इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं कि ये रेशनल नंबर्स हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे अगला नोटेशन हमारा क्यू प्लस का मतलब है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब आसानी से आप समझ सकते हैं कि जो रेशनल नंबर है उनका केवल पॉजिटिव नंबर ले लो, आप नेगेटिव मत लो। जैसे माइनस का 8.5 लिया तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है, ये तो नेगेटिव हो गया ना। लेकिन 5, 3, 3/5, 8/5 ये सब क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है। ये पॉजिटिव रेशनल नंबर्स अगर हम ले लें तो उसके कलेक्शन को हम क्या क्यू प्लस से लिखते हैं। ऐसे ही क्यू माइनस, जिसका मतलब है कि सेट ऑफ ऑल निगेटिव रेशनल नंबर। ये भी आसानी से समझ सकते हैं कि हम केवल और केवल क्या निगेटिव रेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं। जैसे निगेटिव रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे, बहुत सारे नंबर्स आएंगे। तो निगेटिव नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे माइनस का 3/5, माइनस का 8/7, माइनस का 3, ये सभी नंबर यानी माइनस आगे लगाओ तो वो क्या होगा, निगेटिव रेशनल नंबर। आगे आर, ये होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर वो होता है रेशनल और इरेशनल नंबर्स का कलेक्शन, यानी रेशनल और इरेशनल। हमने अभी तक जितने सारे नंबर पढ़े सबको एक साथ मिला दिया जाए तो उसी को क्या कहते हैं, रियल नंबर। और लास्ट है जो हमारा वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन उससे पहले आर प्लस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर। ऐसे ही आर माइनस वो है निगेटिव रियल नंबर। तो अभी आप पॉजिटिव रियल नंबर नेगेटिव रियल नंबर आसानी से समझ सकते हैं कि केवल पॉजिटिव आपको लेना है और आर माइनस में केवल और केवल आपको नेगेटिव लेना है। और जो लास्ट है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आप आगे पढ़ेंगे। ये इस तरीके से कुछ लिखा होता है, जैसे 3+2i, 5+7i। इसे हम इमेजनरी नंबर भी बोलते हैं। और जो रियल नंबर होते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे हमने 3 लिखा है तो इसको हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3+0i। तो ये भी अपने आप में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब आप आसानी से समझ गए होंगे सारे के सारे नोटेशंस, रियल नंबर को किस तरह से, नेचुरल नंबर को, होल नंबर को, रेशनल नंबर को, सबके अलग अलग नोटेशंस हैं जो आप याद कर लें। तो इसी के साथ बच्चों हम आज पहला लेक्चर सेट थ्योरी का ख़त्म कर रहे हैं। आप वेबसाइट पर जाकर जो हमारा क्विज है उसे ज़रूर सॉल्व करें ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और अगर जो भी बच्चे हमारे लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो एडमिशन फॉर्म को जरूर फिल कर दें और आपको लाइव क्लास के लिए कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।